में बात करें तो जैसा आपको पता है कि अब आपके एग्जाम्स के करीबन करीबन 1.5 महीने रह गए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट यही स्ट्रेस में रहता है कि सर मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो पहली बात तो अपने दिमाग में एक बात ये कर लें कि आपको दोनों पेपर्स में क्वालिफाई होना, इसीलिए दोनों पेपर्स का दिमाग में रखें कि मुझे इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। जैसे मैं केमिस्ट्री की पर्टिकुलर बात करूं, आपको लगता है कि मैं न्यूमेरिकल नहीं निकाल पा रहा या नहीं निकाल पा रही, कोई टेंशन ना करें। सेकंड ग्रेड में कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आता। आप बार बार ये चीज देखने की कोशिश करें कि एग्जामिनर हमसे प्रीवियस ईयर्स में क्या पूछता है। जो वो आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछता आया है, एग्जामिनर का वही ट्रेंड रहता है और वही वो आपसे पूछता है। जैसे आज के जो रिमेनिंग जो शुरू के 21 क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे इस तरह के हैं, आपको खुद को लगेगा कि ये एक फिक्स ट्रेंड था जो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में हुआ अभी हाल में। वो बात अलग है कि इस बार एनसीईआरटी की लैंग्वेज पकड़ी गई, लेकिन क्वेश्चंस वही थे, तरीका वही था, वही आपसे आरएस सिस्टम पूछा गया, वही आपसे ईजेड सिस्टम पूछा गया। अब आज शाम से एक नई क्लास स्टार्ट करूंगा। जब भी मुझे टाइम मिलेगा शाम को रोज हर टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे आज मेरा टॉपिक इवनिंग का रहेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैं इसीलिए इस टॉपिक्स को कहता हूं क्योंकि अभी हाल में भी जब एग्जाम हुआ फर्स्ट ग्रेड में, तो इसने 2 क्वेश्चंस दिए। एक तरफ सॉल्यूशन आपको 2 क्वेश्चन दे रहा है और एक तरफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। हो सकता है सॉल्यूशन से आपको 2 क्वेश्चन ना निकले और नहीं निकल पा रहे थे कैलकुलेशन बेस पे, लेकिन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से वो 2 क्वेश्चन हो रहे थे। अब स्टूडेंट क्या करता है, मैक्सिमम सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रो में, थर्मो में, उसमें फंसा हुआ है। इधर से वो बायोमोलिक्यूल्स छोड़ रहा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ छोड़ रहा है, बहुत छोटी छोटी सी चीजों को छोड़ रहा है और बड़ी चीजों को पकड़ रहा है। हमारा उद्देश्य इतना सा है कि हमें मार्किंग मिलनी है, हमें मार्क्स लेने हैं। अब वो किस तरीके से लेने हैं, उसका एक सटीक रणनीति है। उसकी सटीक रणनीति ये कहती है कि प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स हैं उनका आपको कंक्लूजन होना चाहिए। एग्जामिनर ने बॉटनी में इस टॉपिक में से क्या पूछा है, जूलॉजी में इस टॉपिक में से क्या पूछा है। यहां तक कि मैं कल परसों में रीड की क्लास भी चालू करूंगा, लेकिन केवल केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वो टॉपिक से स्टार्ट करूंगा जो मुझे आते हैं। तो आपको ये करना है कि जो रीड की तैयारी कर रहे हैं कुछ नहीं करें, एनएम क्लासेस के ऐप पे जाएं, वहां आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, रीड की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की कुछ टॉपिक्स, केमिस्ट्री के सारे और बायोलॉजी के कुछ टॉपिक आप जाएं, ऐप पर आपको मिल जाएंगे जब भी आपको टाइम मिले। अब रही बात इन पेपर्स की कि सर क्या करें, कुछ नहीं करें। ये जो पेपर्स हैं इनके सॉल्यूशन सुने। एक बार आपने कर लिया पेपर, आपको लगा कि सर 40 में से मेरे से तो 20 हुए, कोई बात नहीं। फिर आप उन सॉल्यूशंस को सुने, बार बार सुने। अब टाइम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, खाना खाते वक्त इनको सुने। जब भी आप फ्री हो, सोने से 10 मिनट पहले सुन ले, तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन बार 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 यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आप थोड़ा सा स्ट्रेस में ना आए। ज्यादातर मैक्सिमम बच्चे इस समय स्ट्रेस में आए हुए हैं कि सर क्या, कुछ नहीं है, सब बढ़िया होगा। फिर बार बार एक ही बात मैं आपसे कहूंगा, सेकंड ग्रेड की एग्जाम इस साल की सबसे इजी एग्जाम होगा। जो सेकंड ग्रेड में लगा रहेगा उसके सिलेक्शन के चांसेस दूसरी एग्जामों की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा है। ये जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता लगेगा। धीरे धीरे जैसे अब पता लगने लगा है, अरे बहुत सारे लड़कों को अब धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। और बार बार दूसरी बात, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस जरूर ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज के हर क्वेश्चन को बार बार करें। जितने आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छे से तैयारी हो। अब देखें, अपन स्टार्ट करते हैं। शुरू के जो 21 क्वेश्चन है वो इस तरह के थे जो आपसे इस साल अभी अपना 18 अक्टूबर को जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा था वो क्वेश्चंस थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला जो क्वेश्चन है आपसे कई बार एग्जामिनर पूछ चुका। जब भी आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, और आपको लगे कि मुझे ज्यामितीय समावेयता में क्या पढ़ना है, ज्यामितीय समावेयता में आपसे एग्जामिनर 2 ही क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन ज्यामितीय समावेयता दिखाएगा, और दूसरा क्वेश्चन, ई कौन सा नॉमेनक्लेचर है और जेड कौन सा नॉमेनक्लेचर है। अगर ज्यामितीय समावेयता या समावेयता में से आपके क्वेश्चन आता है तो ज्यामितीय समावेयता में से ये 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। इनमें से कौन ज्यामितीय समावेयता दिखाएगा और दूसरा ईजेड सिस्टम। ज्यामितीय समावेयता वो एल्कीन्स दिखाते हैं जिनमें sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए।
फर्स्ट ग्रेड में अभी 18 अक्टूबर को ये क्वेश्चन पूछा गया। इनमें से कौन ज्यामितीय समवेता दिखाएगा? पहला ऑप्शन था प्रोपिलीन। प्रोपिलीन कुछ नहीं है, प्रोपीन को ही हम प्रोपिलीन कहते हैं। ये वाली चीज आप सबको पता है, प्रोपिलीन है। प्रोपिलीन थोड़ा सा स्पीड से लेंगे क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, अब इतना एग्जाम्स आने वाली है, तो थोड़ा सा स्पीड से लेंगे। प्रोपिलीन, समझ में आ गया होगा। ये जो sp2 कार्बन है, इससे जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग हैं, मैथिल और H, लेकिन इस sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह एक जैसे हैं। जनरली जो 1 एल्कीन्स होती हैं वो ज्यामितीय समवेता नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि sp2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। प्रोपिलीन नहीं दिखाएगा, 1 ब्यूटीन नहीं दिखाएगा, क्योंकि sp2 कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन ये वाली स्ट्रक्चर आइसोब्यूटीन है, ये वाली स्ट्रक्चर आइसोब्यूटीन आप देख रहे हैं। ये sp2 कार्बन को पकड़े, इससे दोनों मैथिल जुड़ रहे हैं। इस sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह भी एक जैसे हैं, इसीलिए आइसोब्यूटीन भी नहीं दिखाएगा, 1 ब्यूटीन भी नहीं दिखाएगा, प्रोपिलीन भी नहीं दिखाएगा। सबसे पहले कौन सा एल्कीन ज्यामितीय समवेता दिखाएगा? 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन आपको पता है ये स्ट्रक्चर 2 ब्यूटीन की है, ये स्ट्रक्चर 2 ब्यूटीन की है। हमारी शर्त sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग हैं, मैथिल और H। sp2 कार्बन से जुड़ने वाले समूह दोनों अलग अलग हैं, मैथिल और H। इसीलिए ये आपकी क्या करेगा? ज्यामितीय समवेता दिखाएगा। तो ज्यामितीय समवेता का क्वेश्चन आए तो दिमाग में रखना है वो एल्कीन ज्यामितीय समवेता दिखाएंगी जिनमें sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह कैसे हो? अलग अलग हो। पहली बात, 1 एल्कीन्स ज्यामितीय समवेता नहीं दिखाती जिनमें डबल बॉन्ड एक नंबर पर हो, चाहे प्रोपिलीन में, चाहे 1 ब्यूटीन में या आइसोब्यूटीन में, वो ज्यामितीय समवेता नहीं दिखाएगी। ज्यामितीय समवेता सबसे पहले कौन दिखाएगा? 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरूपण समवेता की बात की जाए तो पिछली साल भी यही क्वेश्चन आपसे पूछा था और इस साल भी फर्स्ट ग्रेड में यही क्वेश्चन पूछा था। पिछली बार लैंग्वेज ये थी कि संरूपण समवेता उत्पन्न होने का क्या कारण है, और इस बार आपसे पूछा गया कि संरूपण समवेता में परमाणुओं के विभिन्न आकाशीय विन्यास हैं जो उत्पन्न होते हैं। कुल मिलाकर दोनों का मतलब एक ही था कि संरूपण समवेता क्यों उत्पन्न होती है। तो आप सबको पता है ये जो एकल बंध है, इसके सापेक्ष मुक्त घूर्णन के कारण जो समावेवी उत्पन्न होते हैं उन्हें संरूपण समावेवी कहते हैं। याद करेंगे, हमने पढ़ा था ग्रसित फॉर्म, याद करेंगे सांत्रित। यही क्वेश्चन लगातार 2 बार आरपीएससी ने रिपीट किया। पिछली बार भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा संरूपण समवेता क्यों उत्पन्न होती है, और इस बार भी पूछा गया संरूपण समवेता क्यों उत्पन्न होती है। तो आप सबको पता है एकल बंध के सापेक्ष रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड एक्सिस, एकल बंध के सापेक्ष उत्पन्न, एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन के कारण आपकी कौन सी समवेता उत्पन्न होती है? संरूपण समवेता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आने की पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आपके कोर्स में रिडॉक्स रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन में जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड लेवल पर आपको कोई भी दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। यहां हमसे पूछा गया यहां भी नाइट्रोजन, यहां भी नाइट्रोजन, यहां भी नाइट्रोजन, यहां भी नाइट्रोजन। हमसे पूछा गया कि किसमें नाइट्रोजन पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सबसे पहले अगर हम NH3 की बात करते हैं तो हमें नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आप इसको x मान लेंगे। हाइड्रोजन पर आपको पता है +1 है, 3 हाइड्रोजन पर कितना होगा? +3। बीज गणितीय योग कितना हुआ? 0। x बराबर क्या? -3। इसका मतलब इस अमोनिया में, इस नाइट्रोजन पर तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -3। N3H आप सबको पता है हाइड्रोजोइक एसिड होता है। N3H यहां x की जगह लिखा जाएगा 3x। हाइड्रोजन पर आपको पता है +1 बराबर 0, 3x बराबर आपका आएगा -1, तो x बराबर यहां वैल्यू क्या आएगी? -1/3। यानी इस समय इस नाइट्रोजन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा? -1/3। अगर हम NH2 हाइड्रोजीन की बात करें तो यहां 2 नाइट्रोजन है, तो आप लिख दोगे 2x। एक हाइड्रोजन पर +1, दूसरे हाइड्रोजन पर भी +1, 2 और 2 कितना? 4 बराबर कितना हुआ? 0। तो आप ये कहोगे यहाँ 2x बराबर कितना आएगा? -4। तो x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ गई? -2। यानी नाइट्रोजन पर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा? -2। अब आपके पास चौथी कंडीशन है NH2OH।
NH2OH में अगर मैं देखूं N H H O और H, ये NH2OH। नाइट्रोजन पर निकालना है, इसको X मान लें। 2 हाइड्रोजन पर आपको पता है +2 भाई, एक हाइड्रोजन पर +1, इस पर भी +1। ऑक्सीजन पर आपको पता है कितना होता है -2, और हाइड्रोजन पर कितना है +1। सबका बीजगणितीय योग कितना होगा 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर यहां पर कितना आएगा -1। अब दिख रहा होगा यहां -1 आ रहा है, यहां -2 आ रहा है, यहां -3 आ रहा है, और यहां -1/3 आ रहा है। अब आपसे पूछा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो नेगेटिव वैल्यू जितनी कम होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है, इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किस में आएगा, हाइड्रोजोइक एसिड में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। ये आपके पहले रिएक्शंस हुआ करती थी पुरानी हमारी बुक्स के अंदर, मस्टर्ड गैस को कैसे बनाते हैं। तो मस्टर्ड गैस को बनाने का तरीका ये होता था, हम एथीन की रिएक्शन सल्फर मोनोक्लोराइड से करते थे। हम एथीन की रिएक्शन सल्फर मोनोक्लोराइड से करते थे, और एक स्ट्रक्चर बनती थी, एक पाई को तोड़े 2 सिग्मा लगाएं इस तरह से, ये स्ट्रक्चर बनती थी। आपसे सेकंड ग्रेड लेवल पर नहीं पूछेगा, बस इतना सा ध्यान रखें, मस्टर्ड गैस का निर्माण किससे होता है, सल्फर मोनोक्लोराइड से होता है। इसका नाम हुआ करता था बीटा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। इस चीज को मस्टर्ड गैस कहेंगे, और मस्टर्ड गैस एथीन की रिएक्शन किससे, सल्फर मोनोक्लोराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। बेंजीन की प्रॉपर्टी पूछी गई है, बेंजीन प्लेनर होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है बेंजीन में हर कार्बन पर कौन सा संकरण होता है, sp2, तो बेंजीन प्लेनर होता है, बिल्कुल ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्प्लेस होते हैं, बिल्कुल आपको पता है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं, रेजोनेंस मिलता है, और सीधी सी बात है हकल नियम का पालन करता है, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। और चौथी चीज, यहां कार्बन कार्बन बंध की जो लंबाई है वो आप सबको पता है, रेजोनेंस के कारण यहां सभी जगह कार्बन कार्बन की जो बंध लंबाई है वो कितनी हो जाती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, या मैं आपसे कहूं 139 पिक्रोमीटर होती है। तो आपसे पूछा गया बेंजीन के रेस्पेक्ट में कौन सी बात सही नहीं है, बिल्कुल सही है, बेंजीन प्लेनर होगा। क्यों प्लेनर होगा, क्योंकि हर कार्बन पर आपको पता है कौन सा संकरण है, sp2। दूसरी चीज, पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः डिस्प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल, क्योंकि जिसके अंदर रेजोनेंस है, और रेजोनेंस होने के कारण पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है। हकल नियम का पालन तो बेंजीन करता ही है, तभी बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्वेश्चन ठीक नहीं है कि इसके अंदर कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो 133 पिक्रोमीटर नहीं होती। बताया था बेंजीन में रेजोनेंस के कारण इस कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम या कितनी पिक्रोमीटर होती है, 139 पिक्रोमीटर होती है। देखिए, जब भी बेंजीन पर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2 तरीके से पूछा गया है कि बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन बंधों की बंध लंबाई समान क्यों होती है, आप कहोगे रेजोनेंस के कारण। और दूसरा क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि इसमें इस कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, तो आप कहोगे 1.39 एंगस्ट्रॉम या 139 पिक्रोमीटर होती है, इसीलिए इसका आंसर 4 गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेन, एथीन और एथाइन के रेस्पेक्ट में पूछा गया। एथेन आपको पता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एथीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एथाइन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। पूछा गया एथेन, एथीन, एथाइन, इनमें बंध लंबाई और बंध ऊर्जा के बीच में संबंध पूछा गया। एथेन में सिंगल बॉन्ड है, एथीन में डबल बॉन्ड है, एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है। यहां एक बॉन्ड तोड़ना है, यहां 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, यहां 3 बॉन्ड तोड़ने हैं, यहां 1 लकड़ी तोड़नी है, यहां 2 लकड़ी तोड़नी है, यहां 3 लकड़ी तोड़नी है। ज्यादा एनर्जी किसमें देनी पड़ेगी इसमें, तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, जैसे जैसे आबंध कोटि बढ़ेगी, जैसे जैसे बंध क्रम बढ़ेगा, बंध ऊर्जा बढ़ेगी, बंध ऊर्जा बढ़ती है। और हम पहले ही पढ़ चुके बंध ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बंध क्रम, इनवर्स बंध लंबाई। अब उसके पूछने का तरीका अलग अलग हो गया। वैसे भी आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में जो एकल बंध है, यहां बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में
1.34 एंगस्ट्रॉम और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में बंध लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन पूछा गया कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एथेन, एथीन, एथाइंस के अंदर बंध क्रम बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो क्या बढ़ रही है? बंध ऊर्जा तो बढ़ रही है, बंध ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन बंध लंबाई बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही ज्यामितीय समवायता का क्वेश्चन फिक्स, आपसे यही पूछा गया, EZ सिस्टम, वही क्वेश्चन फिक्स। आपको ये बताना है E सिस्टम कौन सा, Z सिस्टम कौन सा। ये sp2 कार्बन, sp2 कार्बन से यहां हाइड्रोजन जुड़ा और यहां कार्बन जुड़ा। हमने पहले ही पढ़ा था, हमने पढ़ा था EZ सिस्टम के अंदर कि sp2 कार्बन से जो जुड़ने वाले जो भिन्न भिन्न समूह हैं, इनकी प्राथमिकता निर्धारित करेंगे। प्राथमिकता कैसे निर्धारित करते हैं ये देखेंगे। sp2 कार्बन से यहां सीधा कौन सा परमाणु जुड़ा है और यहां sp2 से सीधा कौन जुड़ा है। यहां sp2 से हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां sp2 से कार्बन जुड़ा है, कार्बन से कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो इसकी हाई प्रायोरिटी इसकी होगी। यहां ब्रोमीन और क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपको पता है 17 है, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 है, तो हाई प्रायोरिटी इसकी होगी। और जब हाई प्रायोरिटी सेम डायरेक्शन में होती है तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? जेड सिस्टम कहते हैं। यहां देखें CH3 और Br में ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो हाई प्रायोरिटी इसको मिलेगी। हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है, हाई प्रायोरिटी इसको मिलेगी। हाई प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो एंटीजीजन बोलते हैं, एंटी बोलते हैं। याद करो, जूसा मैन, जूता मैन आ गया होगा ध्यान, मैंने पढ़ाया, या एंटीजीजन। यहां देखेंगे ये हाई प्रायोरिटी, इसको हाई प्रायोरिटी, अपोजिट हो गए। इसमें इस क्लोरीन को हाई प्रायोरिटी, ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन को हाई प्रायोरिटी। क्यों हाई प्रायोरिटी? परमाणु क्रमांक ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स है। एथिल क्लोराइड में A मिलाएं ताकि एल्कीन्स बने। याद करें एल्किल हैलाइड का V हाइड्रोहेलोजिनी का, बहुत अच्छी रिएक्शन है, अच्छे से इसको करके जाए तैयार। कई बार ये रिएक्शन आ भी चुकी। एथिल क्लोराइड, याद करें इसमें मैंने मिलाया एल्कोहलिक OH, याद आना चाहिए एल्कोहलिक OH अल्फा बीटा एलिमिनेशन करता है। याद करो एल्किल हैलाइड का V हाइड्रोहेलोजिनी करो। एल्किल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हेलोजन को बाहर निकालना है और यह काम आपका कौन करता है? एल्कोहलिक OH। क्लोरीन से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा है, दूसरा कार्बन बीटा है, बीटा से H, अल्फा से Cl, बाहर निकला HCl और आपका बना एथीन। तो सीधी सी बात है, एथिल क्लोराइड के अंदर जब हम एल्कोहलिक OH मिलाएंगे तो एथीन बनेगा। अब इस एथीन की रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन के साथ कराते हो तो याद करो एल्कीन का हेलोजिनेशन होगा। एल्कीन के अंदर एडिशन रिएक्शन पाई जाती है, एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ये एक पाई टूटा, 2 सिग्मा बने, एक Br यहां जुड़ा और एक Br यहां जुड़ा, बिल्कुल सही है। तो उसने आपसे पूछा CH2Br बनाना है तो इसका मतलब B आपके पास क्या है? Br2। फिर यहां पर इसने क्या किया? C के रूप में एल्कोहलिक OH काम में लिया। एल्कोहलिक OH आपको पता है HX बाहर निकालेगा। ब्रोमीन से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा है और दूसरा बीटा है, बीटा से H और ये Br क्या बाहर निकला? HBr और ये बना CH2 डबल बॉन्ड CHBr। ठीक है, क्या होता है ये जो डाई हैलाइड है इसमें से HBr निकालना है तो एल्कोहलिक OH सफिशिएंट होता है, लेकिन ये जो वाइनिल ब्रोमाइड है इसके अंदर रेजोनेंस पाया जाता है। अब इसमें HBr निकालने के लिए अगली स्टेप में एल्कोहलिक OH की जगह क्या काम में लेते हैं? सोडामाइड। एल्कोहलिक OH और सोडामाइड दोनों का काम एक ही होता है, हाइड्रोजन हैलाइड को बाहर निकालना। लेकिन इस वाली स्ट्रक्चर में रेजोनेंस आ जाने के कारण ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाती है, इसीलिए हमें यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ता है। इतना आपको नहीं जाना, एल्कोहलिक OH और सेकंड स्टेप में क्या काम में लेंगे? सोडामाइड। ये अल्फा और ये बीटा यहां से निकलेगा HBr और फाइनली आपकी क्या बन जाएगी? एसिटिलीन बनेगी। राजस्थान बोर्ड की बुक का एग्जाम्पल दिया था। तो सीधी सी बात, ये पूछा गया एथिल क्लोराइड, आपने मिलाया इसमें क्या? एल्कोहलिक OH। तो ए तो आपका एल्कोहलिक OH है, तो 3 तो वैसे ही गलत हो गया है ना, और 4 भी गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें जलीय की OH है, AgOH है। 3 और 4 तो वैसे ही गलत हो गए। अब हमें पता है
एल्किल हैलाइड में एल्कोहलिक OH मिला रहे तो आपका एथीन बन रहा है, ठीक है दोनों में। बी में दोनों में ही हमने देखा बी यहां ब्रोमीन काम में लेंगे तो एडिशन रिएक्शन होती है, एक पाई टूटता है, बीआर बीआर यहां जुड़ जाते हैं, ठीक है। सी गर्म जल, डी अमोनिया। अब देखो ये हाँ, जबकि इसमें सी में देखो क्या है, हमने एल्कोहलिक OH लिया और फिर डी के रूप में हमने क्या काम में लिया, सोडामाइड, इसीलिए इसका आंसर क्या गया, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन याद करें, बहुत अच्छे से रटाया हुआ है। पेंटेन, पेंटेन के 8 रेडिकल बनते हैं, नॉर्मल पेंटेन से 3, आइसोपेंटेन से 4 और नियोपेंटेन से 1। यह क्वेश्चन आपसे सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, वही क्वेश्चन हाल में ही फर्स्ट ग्रेड में वापस रिपीट हुआ कि जो आइसोपेंटेन है, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, इसका अगर हम क्लोरीनीकरण कराएं तो कितने संभव मोनोक्लोरो उत्पाद संभव है। याद करें, नॉर्मल पेंटेन से 3, आइसोपेंटेन से 4 और नियोपेंटेन से 1। आप यहां से हाइड्रोजन हटा के Cl लगा सकते हैं, यहां से हाइड्रोजन हटा के Cl लगा सकते हैं, यहां से हाइड्रोजन हटा के Cl लगा सकते हैं और यहां से हाइड्रोजन हटा के Cl लगा सकते हैं। आइसोपेंटेन का मोनोक्लोरीनीकरण करने पर संभव मोनोक्लोरो उत्पादों की संख्या कितनी रहेगी, 4। अगर यही क्वेश्चन नॉर्मल पेंटेन के रेस्पेक्ट में होता तो 3 जाता और नियोपेंटेन के रेस्पेक्ट में होता तो 1 जाता, क्योंकि पेंटेन के टोटल 8 रेडिकल होते हैं। नॉर्मल पेंटेन से 3 बना सकते हो, आइसोपेंटेन से 4 और नियोपेंटेन से क्या, 1 बनेगा। अगला क्वेश्चन, आर संरचना को पहचानिए। फिशर प्रोजेक्शन आपको दे रखा है, फाइनली डायरेक्ट मैं बता देता हूं, फिशर प्रोजेक्शन आपको दिया हुआ है, 1-2 को चेक कर लेते हैं। याद करें, फिशर प्रोजेक्शन में हमने पढ़ा था क्या कि ये जो किरेल कार्बन है, इससे जुड़ने वाले चारों समूहों की प्राथमिकता निर्धारित करेंगे, फिर हम हमारे आइस को मूव करेंगे 1 2 3 4। अगर फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पर है तो हमें कुछ नहीं करना, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो आंसर को क्या कर देना है, उल्टा कर देना। यहां आपको दिख रहा है ये sp3 संकृत कार्बन, इससे क्लोरीन जुड़ रहा है, इससे कार्बन जुड़ रहा है, इससे कार्बन और इससे हाइड्रोजन, और सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक क्लोरीन का है तो इसको 1 नंबर 1 मिलेगा, और हाइड्रोजन को कितना मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। यहां sp3 संकृत कार्बन से कार्बन जुड़ा और यहां भी sp3 संकृत कार्बन से कार्बन जुड़ा, आपका आंसर नहीं आएगा तो फिर आप क्या करोगे, अगले कार्बन को कंसीडर करोगे। याद करो, इस कार्बन से आंसर नहीं आ रहा, इस कार्बन से नहीं आ रहा, तो आप ये देखोगे अगला क्या है। तो देखिए ये कार्बन आगे चलकर एक कार्बन से, और देखें एक बार इसको देख लेते हैं वापस, मैं अच्छे से बता दूं आपको, देखना इसको, ये स्थिति इस तरह से, यहां तो है क्लोरीन, यहां है CH और CS, जबकि यहां क्या है, CS2 और CS3। RS पद्धति के नियमों को याद करेंगे। सबसे पहले परमाणु क्रमांक किसका ज्यादा है, क्लोरीन का, तो आप इसको नंबर 1 दे देंगे। हाइड्रोजन कितने नंबर पर गया, 4 नंबर। यहां इस sp3 संकृत कार्बन से कार्बन जुड़ा तो यहां भी कार्बन जुड़ा, ये कार्बन आगे एक कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसी तरीके से ये कार्बन भी एक कार्बन से और आगे 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो मेरा आंसर इस कार्बन से नहीं आएगा। तो फिर मैं आगे जाऊंगा, ये कार्बन आगे चलकर 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, जबकि ये कार्बन आगे चलकर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो इसका जो प्रायोरिटी होगी वो इससे क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इसीलिए इसका नंबर मिलेगा 2 और इसका नंबर मिलेगा 3। अब आप अपनी आइस को मूव करोगे 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ। देखिए संभावना कम है इस वाले क्वेश्चन के आने की सेकंड ग्रेड में, क्योंकि अभी तक सेकंड ग्रेड में आरएस पद्धति नहीं पूछी गई है, सिर्फ आपसे ईजेड पद्धति पूछी गई है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा, 1 से 2 और 2 से 3। अगर एंटी क्लॉकवाइज है सिस्टम तो आपको पता है स्किरेल कार्बन का नाम S दिया जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज सिस्टम होता तो स्किरेल कार्बन का नाम R रखा जाता। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, एग्जाम पास है, जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस को देखना है। फाइनली बता दूं, ये वाला जो कार्बन है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये किरेल कार्बन है, जुड़ने वाले चारों समूह अलग अलग।
हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको पता है सबसे पहले हम किसको देंगे, OH को, क्योंकि यहां ऑक्सीजन का नंबर सबसे ज्यादा है। हाइड्रोजन को कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर। यहां भी कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां भी कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन आगे 3 हाइड्रोजन से, जबकि ये कार्बन आगे 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सेकंड नंबर इसको मिलेगा और थर्ड नंबर इसको मिलेगा। अब आप अपनी आइस को मूव करोगे 1 से 2 और 2 से 3 इस तरह से। अब जब आप अपनी आइस को मूव करोगे 1 से 2 और 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है एस होना चाहिए, लेकिन जो आपका ये फोर्थ ग्रुप है अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो मैंने आपसे कहा था आंसर को उल्टा कर देना है, यानी ये वाला किरेल कार्बन एस की बजाय क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से आर संरचना को पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, देखने में तो ऐसा लग रहा है ये आपका कोबाल्ट, इसके साथ एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन 3, साथ में 2 और SO4 3, ये लिखा हो, ये चीज है। हमसे पूछा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं। अब आप इसके 2 टुकड़े कर लो, आपको पता है ये तो इसका होता है, ये इसकी होती है, ये हमेशा धनायन है और ये हमेशा ऋणायन है, तो आपने टुकड़े ऐसे कर लिए, कोबाल्ट एथिलीन डाइएमीन के साथ +3 और सल्फेट के ऊपर आपको पता है कितना चार्ज आ जाएगा, -2। देखिए ऐसा क्वेश्चन आने के चांस है सेकंड ग्रेड में। कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या किया, कोबाल्ट ये O छोटा है, बड़ा बनाना चाहिए लेकिन टाइप से गलती है, O छोटा, ये आपका एथिलीन डाइएमीन है 3 और 2 और साथ में SO4, मैंने 2 टुकड़े कर लिए, ये इसका होता है, ये इसकी होती है, वो बात अलग है, ये रहती इसके साथ है लेकिन ये इसकी होती, और ये इसकी होती इसकी है, आ गया होगा ध्यान, ये +3 ये -3। अब मुझे पता है इस कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, X एथिलीन डाइएमीन उदासीन 0, बीज गणित योग कितना हुआ, +3, तो इसीलिए यहां पर कोबाल्ट पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, +3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे SN1 और SN2 मैकेनिज्म सेकंड ग्रेड में पूछने की पूरे प्रोबेबिलिटी है। SN1 और SN2 के अंदर जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। SN1 रिएक्शन के अंदर आपको पता है अभिक्रिया का वेग केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि 1 आती है, और SN1 जो रिएक्शंस होती है वो इसके अंदर मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बनता है। याद करें SN2 मैकेनिज्म के अंदर हमने कहा था SN2 नाम से ही पता चल रहा है ऑर्डर 2 होगा, अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और साथ ही साथ मैंने एक पॉइंट बताया था वाल्टन इन्वर्जन होता है। अगर आपको ये पॉइंट भी याद थे तो ये वाला क्वेश्चन इजीली हो जाता। एक एल्किल हैलाइड है जो SN2 रिएक्शन देता है, जिसमें जो हेलोजन जो विस्थापित होना है, यानी ये वाला जो हेलोजन जो विस्थापित होना है, ये वाला जो हेलोजन है, ये हेलोजन ये जो विस्थापित होना है ये किरेल कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कौन सी बात सही नहीं है। पहली बात ये कहता है कि जो अभिक्रिया की कोटि है, भाई सीधी सी बात है, SN2 मैकेनिज्म के अंदर तो आपको पता है जो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। तो ये कहता है कि कोटि एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल प्रत्येक में 1-1 होगी, यानी इसके रेस्पेक्ट में भी 1 और इसके रेस्पेक्ट में भी 1। दोनों एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल ट्रांजिशन स्टेट में भाग लेते हैं। याद करो न्यूक्लियोफाइल यहां से पीछे से अटैक करता है, ये बाहर निकलता है, वो जुड़ता है, तो दोनों भाग लेते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि जो प्रोडक्ट बनता है उसमें RX की अपेक्षा प्रतिलोमित होगी। प्रतिलोमित होने का मतलब यहां पर वाल्टन इन्वर्जन से है, वाल्टन इन्वर्जन भी होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या गया, फोर्थ सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कई चीजें पता नहीं होती, तो लेकिन 3 पेपर ऐसा था फर्स्ट ग्रेड का जो मतलब बहुत अच्छा पेपर था उस पेपर ने ये बता दिया कि आपको कंसेप्ट 11th-12th की बुक्स का या थोड़ा सा हल्का सा BSc लेवल का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस पेपर को कर सकते हैं। नॉर्मल पेपर था, वो बात अलग है कि अब सबसे बड़ी पेपर में क्या परेशानी रही, स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करता। यहां सारा खेल प्रैक्टिस का है, आप कितना ही पढ़ लें बॉटनी को, कितना ही पढ़ लें जूलॉजी को, वहां जैसे ही क्वेश्चन आता है आदमी हौच पौच हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, बार बार कहता हूं प्रैक्टिस जरूर करें। मैंने सारे ऐप पे पेपर डाल रखे हैं, अगर आप
उन पेपर्स को निकालें, उनको सॉल्व करें, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो आप केमिस्ट्री से रिलेटेड मुझसे पूछें। वही आपसे पूछा गया, आपको 4 ग्रुप दे दिए गए और आपसे पूछा गया कि इनको अरेंज करना है, हमें यह बताना है हाईएस्ट प्रायोरिटी किसे देंगे और लोएस्ट प्रायोरिटी किसे देंगे। जैसे पहला ऑप्शन था CS2OH, ये वाली चीज, आपको यह मान के चलना है ये किरेल कार्बन है और उससे यहां कार्बन जुड़ा है। दूसरा है CS3, तीसरा है H, और चौथा है CH2, CH2O। अब मुझे पता है कि किरेल कार्बन से यहां कार्बन जुड़ा, यहां भी कार्बन जुड़ा, यहां भी किरेल कार्बन से कार्बन जुड़ा, यहां हाइड्रोजन जुड़ा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, हाइड्रोजन का 1, तो सबसे चौथी वरीयता तो इसको मिलनी। ये कार्बन आगे एक ऑक्सीजन से और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा, तो हमारा आंसर इस कार्बन से नहीं आ रहा तो हम अगले परमाणु को कंसीडर करेंगे OHH। इससे आंसर नहीं आ रहा तो आप आगे के परमाणु को कंसीडर करोगे 3 हाइड्रोजन। इससे आंसर नहीं आ रहा तो आगे को कंसीडर करोगे CHH। इनमें सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का, तो इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिल जाएगा, इसको नंबर 3 मिल जाएगा, ऊपर वाले को आप नंबर 4 दे ही चुके हैं। तो सबसे ज्यादा जो वरीयता है वो मिलेगी CS2OH को, फिर CS2OH को, फिर CS3 को, फिर H को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड्स अभिक्रिया से और कॉल्बे वैद्युत अपघटन से कॉपी में खूब बार लिखाया है। वुड्स अभिक्रिया के द्वारा कभी भी आप मीथेन और नियोपेंटेन नहीं बना सकते, और कॉल्बे संश्लेषण के द्वारा भी आप मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो वुड्स अभिक्रिया और कॉल्बे संश्लेषण के द्वारा आप किसका निर्माण नहीं कर सकते? मीथेन का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि वुड्स अभिक्रिया में आपको पता है कम से कम मुझे एल्किल हैलाइड लेने पड़ेंगे। अब 2 एल्किल हैलाइड लोगे तो मान लो यहां भी मैथिल हैलाइड ले लिया और यहां भी मैथिल हैलाइड ले लिया, तो कम से कम एथेन बनेगा। याद करो, कॉल्बे संश्लेषण में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम एसीटेट ले लिया, लेकिन आप सबको पता है कि कम से कम मुझे उसके 2 अणु काम में लेने पड़ते हैं। तो सीधी सी बात है, यहां से बॉन्ड टूटता है तो मैथेन नहीं, कम से कम क्या बनेगी? एथेन बनेगी। तो सीधी सी बात है कि वुड्स अभिक्रिया और कॉल्बे संश्लेषण के द्वारा आप मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। एक एल्कीन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिक्स है ये आना क्वेश्चन सेकंड ग्रेड। ओजोनीकरण करना है, जिंक और जल की प्रेजेंस में, 1 से एसीटोन बनना चाहिए, 1 से फॉर्मेल्डिहाइड बनना चाहिए। ये आपकी बुकलेट में भी क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। डायरेक्ट में बता देता हूं, 2-मेथिल प्रोपीन, ये वाली स्थिति। अब स्ट्रक्चर्स आपको बनानी आनी चाहिए। ये है 2-मेथिल प्रोपीन। ओजोनोलिसिस आते ही तो मजा आ जाएगा, कुछ नहीं करना है हमको, तो बस इतना सा करना है, यहां से तोड़ना है दोनों बॉन्डों को, एक को यहां टांग देना है, एक को यहां टांग देना। CH3COCH3 एसीटोन है, CH2O फॉर्मेल्डिहाइड को कहते हैं, इसीलिए जो उत्पाद है वो आपका 2-मेथिल प्रोपीन। प्रोपीन अगर मैं काम में ले लेता, अगर आप इसका ओजोनोलिसिस करते तो आपको पता है क्या करता, मैं बीच से तोड़ देता, यहां एक को यहां टांगता, एक को यहां टांगता, तो ये तो बन गया CH3CHO और फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन उसने तो हमसे एसीटोन पूछा है, उसने ये थोड़ी बोला है कि आप एसिटाल्डिहाइड बनो। 2 ब्यूटीन काम में लोगे तो बीच में से तोड़ोगे तो एसिटाल्डिहाइड ही बनेगा, इसीलिए इसका आंसर 3rd गया। अगला क्वेश्चन, एक एसिड है और एक बेस है। एसिड और बेस दोनों को आपने मिला दिया है और परिणामी विलयन की आपसे पीएच पूछी जा रही है। यहां एसिड जो है वो है HCl, उसकी नॉर्मेलिटी 0.4 है और उसका 50 ml है। बेस जो आपने काम में लिया है वो 0.2 N है। ये कि क्वेश्चन ध्यान रखें, पिछली बार भी फर्स्ट ग्रेड में आया था और वापिस यही क्वेश्चन रिपीट हुआ। आपको कॉपी में करा भी चुका हूं। अगर एक एसिड और एक बेस आ जाए तो ऐसी स्थिति में कैसे हम परिणामी विलयन की पीएच निकालते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला लगता है N1V1 माइनस N2V2 बराबर N। ये जो N है ये परिणामी विलयन की नॉर्मलता है।
और ये परिणामी विलयन का आयतन है। ये जो परिणामी विलयन की नॉर्मलता होगी वही H आयन की कंसंट्रेशन या OH आयन की कंसंट्रेशन होगी। देखिए यहां HCl कितना है 0.4 और उसका आपने कितना ml ले रखा है 50 ml, यानी इसका n हुआ 0.4 और ये 50, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये करीबन होगा 2, ये 0.2 और ये 50, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, करके देख लें। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो HCl की वैल्यू है, HCl की जो वैल्यू है, देखिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहां HCl आपके पास कितना है 0.4, वॉल्यूम कितना 50 ml, सॉल्व करके देख लो, इसको 10 लिख लो, ये आपके पास आया 20। इसके लिए N1V1 का मान है 20, इसके लिए N1V1 निकालो 0.2 इंटू 50, इसको मैं लिख सकता हूं, इसके लिए N2V2 आ रहा है 10। तो सीधी सी बात है HCl के जो N1V1 है वो बेस से ज्यादा है। अगर एसिड के N1V1 का मान बेस के N1V1 N2V2 से ज्यादा है तो परिणामी विलयन एसिडिक होगा, और अगर बेस की मिली तुल्यांक या बेस के लिए N1V1 एसिड से ज्यादा है तो उस स्थिति में परिणामी विलयन बेसिक होगा। यहां आपको यह देखना है एक एसिड है और एक बेस है, आपको यह देखना है ज्यादा मात्रा में क्या है, तो ज्यादा मात्रा में एसिड है और बेस कम मात्रा में है, तो ऐसी स्थिति में जो परिणामी विलयन होगा वो एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड की मात्रा बेस से ज्यादा है। तो N1V1 माइनस N2V2 बराबर NV। यहां N1V1 उस चीज को लगाया जाता है जो ज्यादा मात्रा में होता है और N2V2 उस चीज को लगाया जाता है जो कम मात्रा में होता है। इसके अकॉर्डिंग ही परिणामी विलयन की नॉर्मलिटी आती है और V परिणामी विलयन का क्या होता है, आयतन होता है। यहां हमें दिख रहा है N1 0.4, V1 50, तो अभी भी मैंने कहा ये हो गया 20 माइनस बेस के लिए 0.2 इंटू 50, तो आपने सॉल्व किया 10, परिणामी विलयन की नॉर्मलता, और टोटल जो वॉल्यूम आया वो मेरे पास कितना हो गया 50 और 50 कितना हो गया 100। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आया 10 नॉर्मलिटी, यानी नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या आ गई आपके पास 1/10। ये जो नॉर्मलिटी आई यही परिणामी विलयन की H आयन की कंसंट्रेशन होगी, यानी H आयन की कंसंट्रेशन 1/10 होगी, और 1/10 को लिखा जा सकता है 10⁻⁻1। अब मुझे कहा गया पीएच निकालनी है। अब आप सबको पता है पीएच कैसे निकालते हैं, H आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लोगे तो 10⁻⁻1 का नेगेटिव लॉग लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस के आने के पूरे पॉसिबिलिटीज हैं। इनमें से कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो वो फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। 1 नंबर पर रेडिकल है, 2 और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है। मैं आपको पहले ही बता चुका, 1 नंबर पर रेडिकल हो और 2 और 3 नंबर पर अगर डबल बॉन्ड हो तो ऐसी स्थिति में रेजोनेंस मिलेगा, और रेजोनेंस मिलेगा तो फ्री रेडिकल का जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन रोटेट होगा, चार्ज फैलेगा, और चार्ज फैलेगा तो कंपाउंड को क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इनमें से कौन सा कार्बोनियम आयन स्टेबल है, कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल है, तो सबसे पहले तो आप चेक करोगे रेजोनेंस। जिसमें रेजोनेंस है वो फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। रेजोनेंस की पहचान क्या थी, 1 नंबर पर रेडिकल, 2 और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड। 1 नंबर पर रेडिकल है, 2 और 3 पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहां तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, यहां डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसीलिए ये वाला फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है। आपको 4 कार्बोकैटायन दे दिए, पूछा गया कौन सबसे ज्यादा स्टेबल। तो सबसे पहले वो कार्बोकैटायन स्टेबल होता है जिसमें कार्बोनियम आयन जो है पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में भाग ले। 1, 2 और 3 पे डबल बॉन्ड नहीं है, 1, 2 और 3 पे डबल बॉन्ड नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, इसमें ये नहीं था, इसमें टाइप में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये इस तरह से नहीं था, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ था और यहाँ ये था, ये इस तरह से था पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं एक बार, इस क्वेश्चन को अगली बार करा दूंगा मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कहीं टाइप में हिल गया। बस तरीका क्या था मैं आपको बता दूं, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। वो कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है जो रेजोनेंस में भाग लेता है, तो वहां कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं था, तो रेजोनेंस की तो बात होती ही नहीं। सेकंड नंबर पर वो कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन 2 है, और थोड़ा सा मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद इसमें ये पॉजिटिव चार्ज इधर था,
हाँ ये ऐसे था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे था फर्स्ट ग्रेड में, आपके पास पेपर में होगा ना, ये तो टाइप में मिस्टेक है। ये ऐसे देखिए, ये कार्बोनियम आयन भी रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा, तो टाइप में बिगड़ गया बेटा कहीं ना कहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तरीका आपको मैंने बता दिया। क्या करना है, सबसे पहले वो कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जो रेजोनेंस में भाग लेगा, उससे आंसर चेक नहीं आ रहा तो आप फिर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या गिनेंगे, यानी अति संयुग्मन देखेंगे, और उससे भी आंसर नहीं आ रहा तो वो कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसके साथ प्लस आई प्रभाव लगा, और वो कम स्टेबल होता है जिसके साथ माइनस आई प्रभाव लगा। तो ये टाइप में रह गया थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन, इस बार इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आए और अच्छे क्वेश्चन थे। कथन था, कथन सत्य असत्य ऐसी बातें की गई। ये कह रहा है, कथन ये है यहां पर कि फ्लोरीन देखें, कथन यह है, कथन ए है, कथन क्या है कि फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन यह है, मतलब कथन यह है, मैं आपको बताऊं, कथन यह है कि जो फ्लोरीन है वो केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देने का तो सवाल ही नहीं उठता, फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। स्टेटमेंट ये था कि फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑलवेज -1 होती है, जबकि जो अन्य हेलोजेंस है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी ऋणात्मक में और कभी धनात्मक में भी हो जाती है। जैसे HCl है, HCl में कभी तो कहो तो क्लोरीन की -1 आती है, लेकिन ClF3 के रेस्पेक्ट में क्लोरीन पर +3 भी आ जाता है। तो यहां ये कहना चाह रहा है कि ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि जो फ्लोरीन है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता और उसके अंदर केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है -1, जबकि जो अन्य हेलोजेंस है उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। रीजन दे रहा है, इसका कारण क्या है कि फ्लोरीन जो है वो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, यही कारण है कि फ्लोरीन के ऊपर हमेशा -1 चार्ज होता है। तो स्टेटमेंट भी सही है और जो उसका रीजन दिया है वो भी सही है, तो हम ये कहेंगे ए भी सत्य है, ए सत्य है, और ए जो आर है वो ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, पहला ए और आर दोनों बातें सही है, बिल्कुल सही है। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जबकि अन्य हेलोजन माइनस+ दोनों में दिखा लेते हैं, बिल्कुल सही है। और रीजन भी सही है इसका कि जो ऐसा इसीलिए है कि जो फ्लोरीन है वो बहुत ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, इसीलिए उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां आपसे पूछा गया कि फिनॉल, देखिए ये क्वेश्चन आपसे सेकेंडरी लेवल पर नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि पेपर हुआ था मैंने थोड़ा बहुत इन चीजों का आइडिया भी दिया है, तो मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि आप इनको सीख लें थोड़ा सा। फिनॉल है और अल्कोहल है, यहां क्या होता है, ये कह रहा है कि जो फिनॉल है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, और बात सही भी है। 1 नंबर पे लॉन पेयर है, 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है, लॉन पेयर कन्वर्ट इन पाई और पाई कन्वर्ट इन लॉन पेयर, उसके कारण ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचता है, और इसीलिए फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। दूसरा रीजन ये भी सोच सकते हो, मैंने बताया था एसिडिक जो प्रॉपर्टीज है वो -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो फिनॉल और अल्कोहल में पहला स्टेटमेंट यह है कि जो फिनॉल है वो अल्कोहल की तुलना में ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि फिनॉल के अंदर जो ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस पर संकरण sp3 है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको पता है इस वाले कार्बन पर 1 2 3 सिग्मा है, तो इस वाले कार्बन पर तो sp2 संकरण। तो स्टेटमेंट ये दिया गया कि फिनॉल अल्कोहल की अपेक्षा एसिड है, बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और रीजन ये कहता है कि ऐसा इसीलिए है कि फिनॉल में OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर sp3 संकरण है। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो उसका रीजन है वो गलत है, तो आप कहोगे ए सत्य है, लेकिन जो आर है वो कैसा है, असत्य है, क्योंकि OH समूह sp3 कार्बन से नहीं बल्कि sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन के आने के पूरे पॉसिबिलिटी है, 2 तरीके से आरपीएससी इसको पूछती है, 4 रिएक्शंस दे देगा और पूछेगा इनमें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो अगर आपको यह भी याद हो कि एल्डिहाइड कीटोन
नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी यह बनती है कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया किसमें ज्यादा मिलेगी, तो मैं आपको बता चुका, उन एल्डिहाइड कीटोन में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया सबसे ज्यादा मिलती है जिनमें त्रिविम बाधा सबसे कम। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनवर्स होती है त्रिविम बाधा की। त्रिविम बाधा एल्डिहाइड और कीटोन, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, होने को तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। जैसे ही आप इसके अंदर रीएजेंट डालेंगे तुरंत रीएजेंट का न्यूक्लियोफाइल इनके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड आसानी से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। उसका रीजन कीटोन के अंदर दिख रहा होगा, त्रिविम बाधा है, इस कार्बोनिल के इधर भी एल्किल लगा हुआ है, इधर भी एल्किल लगा हुआ है। त्रिविम बाधा जनरेट होने के कारण न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड में ज्यादा मिलती है और कीटोन में कम मिलती है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, आपको 4 कार्बोनिल कंपाउंड दे दिए गए और पूछा गया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे कम किस में मिलेगी, तो आपको मोटी मोटी लाइन याद होनी चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड में ज्यादा मिलती है, कीटोन में कम मिलती है, तो एल्डिहाइड वाले तो कैंसिल आउट। ये पूछ रहा है कम किस में मिलेगी, एल्डिहाइड में तो ज्यादा मिलती है। कीटोन्स के अंदर आपके पास 2 चीजें हैं, एक तो है प्रोपेनॉन, ये आपका प्रोपेनॉन है, एक है ब्यूटेनॉन, ये आपका ब्यूटेनॉन। अब ये भी बताया जिनमें त्रिविम बाधा ज्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होगी। यहां 2 मैथिल लगे हुए हैं, जबकि यहां मैथिल और यहां एथिल लगा, इसमें त्रिविम बाधा ज्यादा है। त्रिविम बाधा ज्यादा होने के कारण न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होगी। यही कारण है प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम किस में होती है, ब्यूटेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एग्जांपल है C5H11। C5H11 का मतलब पेंटिल हो गया। आप सबको पता है C5H12 पेंटेन है, पेंटेन से हाइड्रोजन हटा बना पेंटिल, और पेंटिल के आप सबको पता है कितने एल्किल समूह बन सकते हैं, 8। नॉर्मल पेंटेन से आपको बता चुका 3, आइसोपेंटेन से 4 और नियोपेंटेन से 1 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन का आपको विरचन करना है तो आप कौन सा सोडियम लवण लेंगे, याद करें प्रोपेन का विरचन, याद करें कार्बोक्सिलिक अम्लों का वी कार्बोक्सिलीकरण, सोडा लाइम। मैंने काम में लिया सोडियम ब्यूटेनोएट, सोडा लाइम काम में ले लिया। याद करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों का वी कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वी कार्बोक्सिलीकरण, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें से CO2 बाहर निकालनी है। सोडा लाइम काम में लेते हैं, एक कार्बन कम वाला एल्केन बनता है, यहां से बाहर निकल जाता है और आपका प्रोपेन बनेगा। तो आप ब्यूटेनोइक अम्ल का कौन सा लवण लेंगे, सोडियम लवण लेंगे। राजस्थान बोर्ड की बुक का एग्जाम्पल है। मेटा निर्देशी कौन सा है, सभी एल्किल समूह ऑर्थो पैरा निर्देशी। याद करो लॉन पेयर युक्त समूह ऑर्थो पैरा निर्देशी, NH2 इस तरह से। OCH3 ऑर्थो पैरा निर्देशी, लॉन पेयर युक्त समूह ऑर्थो पैरा निर्देशी। बेंजीन पर जुड़ने वाला समूह निर्धारित करता है आने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं कहां जुड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोई समूह दे रखा है और उसमें आपको बहुल बंध दिखाई दे रहा है, बहुल बंध दिखाई दे रहा है COR, असमान परमाणुओं के बीच में, कार्बन से ऑक्सीजन खींचेगा तो ये इधर से खींचेगा, समझ में आ गया होगा मेटा निर्देशी समूह कौन सा हो जाएगा, COR। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्किल हैलाइड में आपने जलीय QH मिलाया, I माइनस को OH माइनस ने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, ये इसकी जगह आया, ये इसकी जगह आया, ये इसकी जगह लड़की आई, ये इसकी जगह आई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और एल्किल हैलाइड में आप ध्यान से देखें, ये नेगेटिव पार्ट नाभिक स्नेही है, ये वाला पार्ट नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। अच्छे से ध्यान रख लें, सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका।
SN1 रिएक्शन, वो एल्किल SN1 रिएक्शन का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इस क्लोरीन को ध्यान से देखें, ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन 3 डिग्री है, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहां ये जो हैलाइड है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, यहां जो ये हैलाइड है ये 1 डिग्री से जुड़ा है, यहां ये जो हैलाइड है ये 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखें, ये कार्बन 2 से जुड़ा इसीलिए 2 डिग्री कहा, ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा 1 डिग्री कहा, ये कार्बन 3 से जुड़ा इसीलिए 3 डिग्री कहा। अब आप सबको पता है SN1 रिएक्शन कौन देते हैं, सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन देता है 3 डिग्री, फिर कौन देगा 2 डिग्री और फिर कौन देगा 1 डिग्री, इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या चला गया, ACP। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है? लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा 1 2 3, इस लॉन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन में गिनोगे 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। इसके अंदर देखोगे ये लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा, इसको पाई इलेक्ट्रॉन में गिनेंगे 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक यौगिक। ये वाला जो कंपाउंड है वो ये है साइक्लोप्रोपिनिल, सॉरी साइक्लोप्रोपिनिल नहीं है, ये वाला है, ये वाला। इसमें देखें 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपको पता है एरोमेटिक नहीं होता, एरोमेटिक तो कौन होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का फॉलो करते हैं। यहां आपको दे रखा है 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमोपेंटेन, एल्कोहलिक OH, सपना दिखना चाहिए, एल्किल लाइट, एल्कोहलिक OH, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, एल्कीन्स बनेगी। हमारे कोर्स में एल्कीन बनाने के 1-2 मेथड ही तो है भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एल्किल लाइट, एल्कोहलिक OH, जैसा आप फर्स्ट ग्रेड में आया। ब्रोमीन से जुड़ने वाला पहला कार्बन अल्फा, बीटा ये भी ले सकते और बीटा ये भी ले सकते। विलोपन अभिक्रिया से 2 उत्पाद संभव है, 1 एल्कीन भी और 2 एल्कीन भी। याद करेंगे सज्जेफ का नियम, वो एल्कीन मुख्य उत्पाद होगा जिसमें द्विबंध मध्य की तरफ आया, ध्यान। इसीलिए इसके अंदर जो आंसर होगा, यहां से भी HBr निकाल सकते हो और यहां से भी HBr निकाल सकते हो, लेकिन यहां से HBr क्यों निकाल रहे हो, सज्जेफ के नियम से। विलोपन अभिक्रिया से अगर 2 या 2 से अधिक उत्पाद संभव है तो वो उत्पाद मुख्य उत्पाद होगा जिसमें द्विबंध से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों। याद करें कौन सा नियम था वो, सज्जेफ का नियम, इसीलिए हम यहां से निकालेंगे और ये आंसर होगा। अगला ब्यूटीनाइन, ये चीज आपकी ब्यूटीनाइन है, ब्यूटीन और आइन, ब्यूटीनाइन कह रहा ब्यूटेन है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, इन भी रखना है और आइन भी रखना है। पाई कितने हो गए, 1 2 और 3, तो 3 पाई होने चाहिए। सिग्मा की बात करें तो 2 तो हाइड्रोजन के, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 सिग्मा 3 पाई। ये लो खोल के बता देते, ये लो अब गिन लो आराम से। सिग्मा 1 होता है शेष पाई, सिंगल तो एक ही होते हैं यार, सिग्मा 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 सिग्मा, ये 2 पाई ये रहे और एक ये रहा, तो 7 सिग्मा 3 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम बनाना है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, मुख्य क्रियात्मक समूह CWH, छह कार्बन की चेन, हेक्सेन बोलना है तो हेक्सेन तो आंसर में आना चाहिए। ओइक एसिड 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन, ओइक एसिड। अब ये जो कीटो ग्रुप है, कीटो या आप इसको ऑक्सो बोल सकते हो, ये प्रतिस्थापी का काम करेगा। इसको पहले बोलोगे तो आपका नाम हुआ 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपी और केसी में संबंध पूछ रहा है, केपी बराबर केसी, RT की पावर n, सॉलिड को छोड़ देना है, यहां भी गैस और यहां भी गैस, डेल n की वैल्यू 0 होगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट भी 2, रिएक्टेंट भी 2, डेल n की वैल्यू 0, तो केपी
सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन, Kc RT की पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, CO2 गैस, Kp Kc में संबंध, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल एन। डेल एन कैसे निकालें? उत्पाद के मोल 1 माइनस क्रियाकारक 1 और आधा 1.5, 3/2। 1 में से 1.5 गया तो माइनस आधा, तो Kp अपॉन Kc इक्वल टू RT की पावर माइनस हाफ। तो ऐसा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन होगा, ये सोडियम एसीटेट, ये आपका सोडियम एसीटेट। ऐसे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड खूब पूछता है। पानी में मिला दो, बना एसिटिक एसिड। ये तो इसको पसंद करता है, ये इसको NaOH। एसिटिक एसिड वीक एसिड, बहुत कम H आयन देगा। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, मचक के OH आयन देगा, और मचक के OH आयन देगा तो माध्यम कैसा हो जाएगा? अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुईस अम्ल कौन सा है? वैसे तो सही रूप से तो यहां केवल H+ ही होना चाहिए। लुईस अम्ल वो होता है, हमें पता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है। वाटर तो लुईस क्षार है, लॉन पेयर है, देगा। H+ हाइड्रोजन, एक ही इलेक्ट्रॉन वो भी चला गया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और जो लॉन पेयर को ग्रहण करता है वो लुईस अम्ल। यहां मजबूरी में हमें अमोनियम आयन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि जो धनावेशित आयन्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं। तो ऑप्शन को देखते हुए 2 और 3, और अगर मान लीजिए कुछ अलग होता तो बेस्ट आंसर H+ जाता, क्योंकि अमोनियम आयन में तो नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो फिर वो लेगा कैसे? तो फिर यहाँ ये मान के चलते हैं पॉजिटिव स्पीसीज है, मतलब पॉजिटिव स्पीसीज को लुईस एसिड के रूप में मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन, IUPAC नेम बताना है, यहां से नंबरिंग करोगे। छह कार्बन की चेन तो साइक्लोहेक्सेन तो बोलना ही है, तो ये थोड़ा तो वैसे ही गलत होगा। 3 नंबर पे एथिल, 1 नंबर पे 2 मैथिल, तो 3 एथिल 1 डाई मैथिल साइक्लोहेक्सेन। बेटा न्यूनतम योग का नियम लगाया, लोएस्ट सम रूल लगाया। यहां से मैं नंबरिंग करता हूं तो प्रतिस्थापी 1, 1 और 3 पे आते, और यहां से करता प्रतिस्थापी 1, 3, 3 पर आते, तो इसीलिए लोएस्ट सम रूल लगाया। जब 3 या 3 से ज्यादा प्रतिस्थापी दिखाई दे तो फिर न्यूनतम योग का नियम लगाते। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक। ये CaCl की स्ट्रक्चर है, यहां स्ट्रक्चर बेस से आंसर आएगा। कैल्शियम और क्लोरीन में क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा, तो इस क्लोरीन पर -1, और ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, तो इस क्लोरीन पर +1। इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर में एक क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 होता है, और दूसरे पर क्या होता है? +1 होता है। अच्छे से करना, अच्छा क्वेश्चन। वो एल्कीन बताना है जिसके ओजोनी अपघटन से केवल एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। एक एक की स्ट्रक्चर बना के कर लेना ऐसे क्वेश्चन को। 2-ब्यूटीन, ओजोनोलिसिस खूब पता है आप, तोड़ो मोड़ो, हट, एक ओ यहां एक ओ यहां, एसिटाल्डिहाइड इसी से, यही तो कह रहा है केवल एसिटाल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन, अच्छी रिएक्शन बार बार पूछ रहा है, बार बार। एल्काइन, कुछ भी लिखा हो, लिखा ऐसा होगा फाइनली, ये एथाइन। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब ही पानी जोड़ना। याद रखें, एल्काइन में जब पानी जोड़ते हैं तो भारी धातु आयन की उपस्थिति में लेते हैं। कुछ नहीं करना, एक पाई तोड़ना है, 2 सिग्मा बनाने हैं, एक जगह H जुड़ जाएगा, एक जगह OH जुड़ जाएगा, इनॉल फॉर्म बन जाएगी। चलावेता दिखाओगे, OH को नंबर 1 दे देना, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3, H को इधर ले आना, पाई को इधर ले आना, बना CH3CH। अच्छे से रिएक्शन को पढ़ लेना,
एल्काइन का जल योजन, बहुत अच्छे से पढ़ ले, एसिटाल्डिहाइड। याद करें, नॉर्मल हेक्सेन फर्स्ट ग्रेड में पूछी जा चुकी, एल्केन की लास्ट रिएक्शन जिसके मैं 4-5 नाम बोलता हूं, चक्रीयकरण कहता हूं, उत्प्रेरकी पुनः संस्कार कहता हूं, हाइड्रो समवन कहता हूं, विहाइड्रोजनीकरण कहता हूं वही एल्केन दिखाते हैं जिनमें कम से कम 6 कार्बन। याद करो नॉर्मल हेक्सेन, और नॉर्मल हेक्सेन से क्या बनती है, बेंजीन। याद आ जाना चाहिए, एल्युमिनियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम के ऑक्साइड की उपस्थिति। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, थोड़ा सा वैसे नहीं आना चाहिए था आपके, लेकिन 11 वाली एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा SN1 के रेस्पेक्ट में था। 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन है, ये आपका 2 पे तो ब्रोमो, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। एक्चुअल में जल अपघटन कराया था, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी थोड़ा सा एक बार आइडिया दे देता हूं। ये एक्चुअल में 2 डिग्री हैलाइड है, और 2 डिग्री हैलाइड SN1 और SN2 दोनों दिखा सकता है मैकेनिज्म। पानी यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म दिखाएगा। सबसे पहले ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, कार्बोनियम आयन बनेगा, फिर इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा, ये H यहाँ जाएगा, और फिर फाइनली पानी का OH यहाँ जुड़ेगा। आपसे नहीं पूछेगा, बस एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दिया। कई बार पूछ चुका, कॉल्बे संश्लेषण, सोडियम एसीटेट, वैद्युत अपघटन कराएं, अच्छे से रट जाए रिएक्शन। 2 बातें पूछेगा, एनोड और पूछेगा कैथोड। सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन, यहां से तोड़े, एनोड पर एथेन और साथ में CO2, और याद आ जाना चाहिए कैथोड पर कौन सी गैस। सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन है, वैद्युत अपघटन करा रहे, एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो एनोड पर यहां पर कौन सी गैस बनेगी, एथेन, और साथ में CO2। और अगर कैथोड पे पूछता तो आप आंसर क्या करते, हाइड्रोजन। देखिए, एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, मेरी कोशिश यही है मैं टेस्टों में उनको ज़्यादा से ज़्यादा डालूं, और आज शाम से मैंने आपसे कहा ज़्यादा नहीं, हर टॉपिक के 15-15, 20-20 क्वेश्चन डालूंगा, ज़्यादा नहीं, तो उनको थोड़ा सा जरूर आप अच्छे से देखें, खाना खाते समय देख लें, ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो भी वो आपको एग्जाम में काफ़ी प्रॉफिटेबल होंगे। फर्स्ट ग्रेड का आपको आइडिया लग गया होगा, ऐसा पेपर नहीं था, बशर्त कमी एक ही थी कि स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। और जब तक आप बैठ के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जब तक आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करेंगे, टेस्ट सीरीज नहीं देंगे, तब तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं। चाहे बॉटनी पढ़ रहे हो, जूलॉजी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप कम पढ़े, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बेसिस पर एग्जामिनर क्या पूछता है। थैंक यू, फिर शाम को 5:30 बजे मिलते हैं आज।